जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हमेशा हमारे यहाँ साथ में एक बड़ी अच्छी चीज रही है और कहा जाता रहा है कि जब कोई भी पैदा होता है तो राजा बनने के लिए पैदा होता है। उसका नाम कभी भिखारियों जैसा नहीं रखा जाता। कुछ राजाओं की बात उसमें होनी चाहिए। वो चीज प्रेरणा देती है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे इतिहास से प्रेरणा मिलती है, जो हमें प्राणवायु प्रदान करता है। और जब आप उस इतिहास से प्रेरणा लेकर के अपने इसी जीवन में न जाने कितनों के लिए प्रेरणा पुरुष बन जाते हैं, वो भी उन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों के लिए लोग कहते हैं कि ऐसा करके तो कुछ नहीं हो सकता, गांव में रहकर के कुछ नहीं हो सकता, जब तक आपको अंग्रेजी बोलना फर्राटे से नहीं आए तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपको स्टैनफोर्ड, आपको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हिंदुस्तान में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी डिग्री हासिल नहीं है, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव नहीं है, आप सूट बूट पहनना जेंटलमैन जैसे कहते हैं वो नहीं जानते हैं, लड़कियों को आप इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को खड़ा करते हैं, और न केवल अपने आप को खड़ा करते हैं बल्कि अपने साथ न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को भी वो खड़ा कर देते हैं। कैसे होता है ये बड़ा दिव्य है। और ये और दिव्य हो जाता है जब उस दिव्य संस्थान के साथ में आपका नाम जुड़ जाता है। और जब आपके ना साथ में नाम जुड़ा हो भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन अंदर आपके अंदर एक बाल चंचलता भी सुलभ हो, तब बात कुछ और रंगीन हो जाती है। आइए भारत की उस बात को आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने जीवन में वो सब कुछ किया जिसके लिए आज की मैंने शुरुआती भूमिका में बात रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पतंजलि योगपीठ के दिव्य फार्मेसी संस्थान के प्रबंधक आचार्य बाल कृष्ण जी की। आज वो अपने जीवन में 49 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं। जी हाँ, 4 अगस्त 1972 ये उनका जन्मदिन था। 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जम्बू टॉक्स की ओर से, जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों की ओर से। और बहुत विशेष बातें आपके जन्मदिन पर आज हम अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं, क्योंकि आचार्य बालकृष्ण होने का अर्थ क्या होता है, और बताने के लिए जो आपके साथ में है उनका नाम है प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। आइए शामिल करते हैं दीदी जी को हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत आनंद हो रहा है निधीश जी, आपने इस कार्यक्रम में बोलने का मुझे अवसर दिया। आचार्य बालकृष्ण जी से मेरी पहली मुलाकात है चैत्र नवरात्र में मुरारी बापू की कथा हो रही थी 2011 में पतंजलि योगपीठ में। तो अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आचार्य जी को प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना और कामना, आप शतायु तो ही होंगे ही, आप भारत माता का नाम और सुंदर और दिव्य रूप से विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। आपके पतंजलि में होने का अर्थ है, हरिद्वार में होने का अर्थ है, ये विक्रमादित्य की 21वीं शताब्दी और अधिक तेजस्वी और अधिक प्रखर और अधिक स्वाभिमानी और अधिक अभिमानी और अधिक स्वावलंबी और अधिक अन्यों को संबल देने वाली होगी। तो आज का दिन बहुत ही शुभ पवित्र दिन है और इससे मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। और मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब आपने बताया कि आज से उनका 50वां साल शुरू हो रहा है। यानी जब मैं उनसे पहली बार उनको देखी, मिली नहीं, तो वो 40 साल के भी नहीं थे, 39 साल के। मुझे ध्यान है पतंजलि योगपीठ के योग भवन के मंच पर, जिस पर एक साथ 100, 200, 400 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे मंच पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था।
आदरणीय गोविंदाचार्य जी भी थे, पूज्य स्वामी रामदेव जी भी थे, बड़े सारे लोग थे। और अचानक, अब मैं तो उनको बालकृष्ण जी कहूंगी, मुझे अधिकार भी है क्योंकि वो मुझे माता कहकर बुलाते हैं, सदा यही कहते हैं माता कैसी हो, तो मैं उनको बालकृष्ण जी कह सकती हूँ। तो मैंने देखा घड़ घड़ सब लोग का टेंशन उधर हुआ और कुर्सियों के बीच में वो धड़ धड़ घुसे चले आ रहे हैं और स्वामी जी के कान में कुछ बात की और बात करके धड़ चले गए। मुझे लगा एक एनर्जी का, ऊर्जा का एक बड़ा सा पिंड आया 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 और चला गया। और सचमुच में जो आपने ध्यान दिलाया, उनमें बाल सुलभ चपलता है, बाल सुलभ सहजता है, बाल सुलभ एक शब्द है साइंस में, ओरिजिनल माइंड। ये ओरिजिनल माइंड कहा जाता है, अ माइंड ऑफ चाइल्ड, जो विश्व को, संसार को या किसी फेनोमेना को एक बालक या बालिका की आंख से देखता है। यानी जो कहीं पहले से प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है, प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं है। साइंस में एक ऐसी चर्चा है। तो मैं उनको बहुत ही मतलब कौतुक भाव से देखी कि भाई इतना बड़ा नाम भारत के उस सोनिया गांधी 2011, ध्यान होगा आप लोगों को, ये बात मैं अप्रैल की बता रही हूँ, 1.5-2 महीने के अंदर वो 6 जून हो रहा है। सोनिया गांधी मतलब भारत की डिक्टेटर, और डिक्टेटर भी कैसे, वो इटालियन कैथोलिक चर्च की दीक्षित, कैथोलिक चर्च का एजेंडा लेकर भारत में खड़ी है और उसको चैलेंज कर रहे हैं 39 साल के बालकृष्ण जी, और स्वामी जी उनसे 5-6 साल बड़े हैं। इनको तो नवयुवक नहीं, बच्चा ही कहा जाएगा। तो 2 नवयुवक या 2 बच्चे केंद्रीय सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, इनके पीठ पर भारत का एक बड़ा शक्तिशाली समूह, भारत का आक्रोश इनके पीठ पर था। तब तक जहां तक मुझे ध्यान है, पतंजलि की सदस्यता, वो योग समिति और सबकी सदस्यता लाखों में जा चुकी थी या शायद करोड़ में जा चुकी थी। स्वामी जी की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। जहां तक मुझे ध्यान है 2005 या 6 में फेज 1 पतंजलि योग पीठ का बन गया था। उस फेज 1 के बनने का अर्थ ये है, मैं उस समय देहरादून में थी, पूजनी सुदर्शन जी थे वहां पर। तो भारत के कोई 22-23 या 24 या 20 मुख्यमंत्री आए थे। तो 2011 के भी 5-6 साल पहले, माने ये 35 साल के हैं। स्वामी जी 5-7 साल बड़े हैं इनसे, और ये 2 की ही टीम है। यही कृष्ण बलराम है, यही राम लक्ष्मण है 2 वहां। तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, कौतुक भाव हुआ, ये लोग हैं जिनसे भारत की सत्ता थर्रा रही है। स्वामी जी को भी देखो तो वही बाल सुलभ चपलता है, बाल सुलभ सामर्थ्य है। कहीं वो कंस और पूतना वध का ही सा तो प्रसंग नहीं है। उस दिन ये भाव मन में नहीं आया, लेकिन मुझे ये याद था, मुझे बड़ा कौतुक हुआ, जिज्ञासा हुई, ये लोग इतनी बड़ी सत्ता को हिला डुला रहे हैं। ये तो एक बात पक्की है कि इनके पीठ पर जितना कुछ भी रहा हो, लेकिन सोनिया गांधी के भय से या भारत में चर्च के भय से कोई और तो फेस बनने को तैयार नहीं था। केजरीवाल तो एजेंट और टूल था, मैं एक भाषण में कह चुकी हूं। एक कौतुक फिर मुझे याद है, 6 जून हुआ है। 6 जून के बाद 1 अगस्त में मैं वहां गई हरिद्वार, तब उनसे भेंट नहीं हुआ। फिर उनसे दूसरी भेंट झांसी में है 2011 के सितंबर में। वो छवि मेरे आंख से नहीं जाती है, उसकी चर्चा मैं अभी बाद में करूंगी। उसके बाद की एक जो मेरे छाप है, हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं
चीला के आगे गंगा जी की जो नहर है उसके साथ साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं और सामने देख रहे हैं कार में जो लोग साथ में थे, अरे आचार्य जी है, आचार्य जी हैं, आचार्य जी हैं। 2000, ये बात है 2013-14 की शायद। आचार्य जी हैं, आचार्य जी हैं, गाड़ी रोको, मिलो, मिलेंगे। तो वो लोग मिले, मैं तो शांति से अलग खड़ी थी। बालकिशन जी सामने से आगे आए और मैंने नेपाली में उनसे पूछा, आप कैसे हो? उन्होंने चौंके नेपाली में उत्तर दिया और कुछ बातें कही। That again amazed me immensely. ये है कौन भाई? माने जो केंद्रीय सत्ता को हिला डुला रहे हैं, जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में मल्टीनेशनल्स के साथ को खुलेआम टक्कर दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम इनको हरा देंगे, हम इनको भगा देंगे। तो क्या ये मामला वो है कि वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रीट फूल्स वॉक इन? लेकिन नहीं भाई, बात के साल बताते हैं दे डिड इट। तो जो मेरे चित्त पर इंप्रेशन पड़ा, चित्त कितना हल्का है इनका, आचार्य जी का, बालकृष्ण जी का चित्त कितना हल्का है। एंड हु एम आई? नोबडी। आगे से चल के आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और जो बात कहे वो मानो सहज सरल हृदय से निकल आया उनके मन से। तो ये सहजता और सरलता, आगे इस पर मैं बात करूंगी उनके सक्सेस स्टोरी की जब बात करती हूँ। तो ये मेरी दूसरी छाप है। उसके बाद से 2012 से वहीं रहने लग गए। आचार्य जी से बहुत बार मिलना जुलना हुआ। उनका जो इम्प्रेशन है पतंजलि में, हम लोगों का तो ये मानना था, बहुत जगह से सुना था कि बालकृष्ण जी और स्वामी जी तो फेसेज हैं, बाहर से, पीछे से, पर्दे से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हु आर रनिंग द शो। लेकिन 2011 के अगस्त से ही मैं कह सकती हूँ, मैं और पंकज जी पतंजलि योगपीठ के अंतेवासी हैं, या स्वामी रामदेव जी के बहुत हृदय के नजदीक हैं, उनके मन और बुद्धि दोनों के बहुत समीप हैं हम दोनों। बहुत कुछ बहुत बारीकी से हम लोग देख रहे हैं, स्वयं स्वामी जी बता रहे हैं, और तब देखते समझते 12-13 तक ये बहुत स्पष्ट हो गया। ये जो कुछ है, ये जो पतंजलि है, इस पतंजलि होने का अर्थ क्या है? ये जो इन दो, अब मैं कह रही हूं इनकी आयु के अनुसार से, जब ये काम शुरू किया, मुझे ध्यान है 13-14 में इनका 20 साल पूरा हुआ था, 13-14 या 15 में। पतंजलि योगपीठ, दिव्य फार्मेसी, ये जो बहुत सारी संस्थाएं, तो मूल संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था उसका 20 साल मुझे ध्यान है 14-15 में कभी पूरा हुआ था। यानी आज से 5-6 साल पहले, यानी जब ये कोई 44-45 साल के थे, यानी ये काम जब शुरू हुआ तो ये लोग 24-25 साल के थे। तो स्वामी जी भी एनिग्मा लगते थे, लेकिन उसकी तो स्पष्टता थी, उनका तप का बल, योग का बल। लेकिन आचार्य जी, बालकृष्ण जी सदा मुझे एक एनिग्मा की तरह लगे। एनिग्मा मतलब एक पहेली की तरह लगे। मैं अर्थशास्त्र की हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आती हूँ। भारत के प्रमुख जो घराने हैं, शादी ब्याह रिश्तेदारी के मामले से जुड़े हुए हैं, दिन दुनिया को भी अच्छी तरह जानती हूँ, बाहर को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आखिर इनमें ऐसा क्या है जो सारे सिद्धांतों को, कहाँ के सिद्धांत, यूरो क्रिश्चियन, यूरो अकेडमिक्स, यूरो अमेरिकन अकेडमिक्स के सारे सिद्धांतों को, काहे के इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को, बिजनेस मैनेजमेंट के सिद्धांतों को, सफलता के सिद्धांतों को ध्वस्त नहीं कर रहा है, बुलडोजर कर रहा है। ये 25-26 साल के ये दो युवक जो साइकिल पर चल रहे हैं, लेकिन प्लान कर रहे हैं कि भारत को हमको परम वैभव पर ले जाना है। इन दोनों का बैकग्राउंड गुरुकुल का है, स्वामी जी का और आचार्य जी का। तो इनको मैं इनके वर्तमान समय में नहीं देख रही हूँ,
उस समय देख रही हूँ जब ये गुरुकुल से पढ़े हैं, हरिद्वार में रह रहे हैं, गंगोत्री धाम में, जो लोग गंगोत्री धाम नहीं गए हैं उनको अंदाज नहीं है कि वहां की जो गुफाएं हैं जाड़े में कैसे वो बर्फ से जमा रहता है। वहां ये दोनों तप कर रहे हैं, तप करके ये हरिद्वार आ रहे हैं, और 25-26 में इतना बड़ा काम ये सूत्र डाल दे रहे हैं। और ये केवल सूत्र एंजल्स फियर टू ट्रीड एंड फूल्स वॉक इन वाला मामला तो नहीं है। दे डिड इट, दे परफॉर्म्ड इट, दे डिलीवर्ड इट। तो फिर इनके पास ऐसा क्या है जो यूरो अमेरिकी सफलता के सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता? मैं इसको मॉडर्न सिद्धांत नहीं कहती हूँ, मॉडर्न नहीं है भाई, यूरो अमेरिकी है जो भारत और दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है। इनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि ये इतने बड़े सपने देख रहे हैं, इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना बड़ा कृतित्व कर रहे हैं और सफलता पूर्वक कर रहे हैं, जो इस मेगा स्केल पर सब कुछ सोच रहे हैं। अगर आप पतंजलि नहीं है तो मैं गर्मियों में सामान्यतः जाती हूँ, एक बार दशहरे दिवाली में जाती हूँ, तो वहां जिस प्रकार का नया निर्माण रोज खड़ा होता है, रोज उसका सिनेरियो बदला हुआ है, और ये सारा का सारा काम बालकृष्ण जी के पास है। स्वामी जी बाहर का देख रहे हैं, 2014 कर रहे हैं, योग क्रिया कर रहे हैं, दुनिया भर के राजनीतिक मामलों को हैंडल कर रहे हैं। पूरा जो बेस है, जो आधार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंडस्ट्री है, जो अपना पदार्थ का जो ये कौन सा फूड पार्क कहते हैं, यानी इंडस्ट्रियल जो हब है, इस सबको अकेले एक नवयुवक देख रहा है। और इनका टेरर सा है, वो तो मैंने खुद देखा है। स्वामी जी के पास तो लोगों को इजी एक्सेस लगता है, बालकृष्ण जी का नाम सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। और मैंने जो पहले दो अपने इंप्रेशन बताए वो, इसका कनेक्टिविटी देखिए, एक सरल बाल सुलभ ऊर्जा, बाल सुलभ, या बाद में युवकोचित जो भारत सरकार ने 1947 के बाद और 1947 के पहले भारत का एडमिनिस्ट्रेशन देख। जी दीदी जी जो बातें कर रही थी यार, उस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। और दुनिया भर में जो आयुर्वेद को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, वहां पर आयुर्वेद वाली फार्मेसी में जाकर अपनी शर्तों पर अपने कॉन्फिडेंस से घुस रहे हैं, सफल हो रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और चूंकि एक का वस्त्र ब्रह्मचारी या साधु का है, दूसरे का वस्त्र क्या, जो दूसरे ये ब्रह्मचारी है ही हैं और वो सन्यासी है ही हैं, लेकिन उनका जो अपीयरेंस है वो भी भारत के धर्म क्षेत्र का है। अतः चर्च के निशाने पर है, कम्युनिस्टों के निशाने पर है, सेकुलरिस्टों के निशाने पर है। और वो ब्लैक मनी को भारत लाना है कहने के कारण न केवल कांग्रेसियों के निशाने पर है, बल्कि उन सब के निशाने पर है जिनका धन उन बाहर वाले बैंकों में, टैक्स हेवंस में रखा हुआ है। तो इस तरह के प्रबल शत्रुओं के बीच में बैठकर निर्द्वंद होकर ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कौन है? और चूंकि मैं इनसे बहुत घनिष्ठता से, इनके साथ मेरा उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, मैंने बहुत बारीकी से इन लोगों को ऑब्जर्व किया है। स्वामी जी के प्रति पूज्य भाव है, बालकृष्ण जी के प्रति परम स्नेह है, हम लोगों का आयु कारण है।
और मन को बड़ा गौरव लगता है कि ऐसे लोगों से संपर्क है। तो वो सूत्रों की तलाश की मैंने कि क्या है इनमें। तो एक तो गुरुकुल की शिक्षा, यानी अपने ज्ञान परंपरा से जुड़े रहना, और उस ज्ञान परंपरा से जुड़े रहने के कारण सफलता के, उद्यम के, पुरुषार्थ के सूत्रों को जानना। एक। दूसरा, तपस्वी जीवन। हिमालय में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे हिमालय की गंगोत्री धाम की गुफा में आनंद में है, जैसे गुरुकुल में आनंद में है, वैसे ही फार्मेसी में स्किल करने में भी आनंद में है। वैसे ही जहां तक मुझे ध्यान है 13, 14 या 15 में मैं गई थी अपने मामा जी के साथ, जो खुद स्वयं एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, पदार्थ पदार्थ यानी वो जो फूड पार्क है। तो वहां एक हॉल में ले गया दिखाने। क्या देखा हमने? एक जगह हीरा पिस रहा है, एक जगह सोना, सोने का भस्म, एक जगह चांदी का भस्म, और बाहर एक आदमी ने ताला खोला, एक साधारण सा वर्कर ताला खोला, हमको दिखाया और ताला बंद कर दिया। मामा जी वॉज अमेज्ड। और बाद में बात हुआ तो वैद्यनाथ परिवार से भी मैं जुटी हुई हूँ, तो वहां तो इतना सा भी शायद हीरा नहीं पिसता होगा, या इतना सा सोना या इतना सा मोती भी नहीं पिसता होगा। और पिसता है तो कितने पहरे में पीसा जाता है, भस्म वस्म जो बनाते हैं, इसकी घुटाई का, पिसाई का व्यवस्था है। और ये सारा का सारा मैनेजमेंट बालकृष्ण जी के जिम्मे है। तो वो क्या है जो लाखों या करोड़ों रुपए का, शायद 1 आध केजी हीरे का भस्म बन रहा होगा, और फिर वो मकर ध्वज और कौन कौन सा बसंत कुसुमाकर रस और क्या क्या, जिसमें सोने का भस्म, जवाहर भस्म और क्या क्या भस्में पड़ती हैं, और वो सोने से अधिक महंगा है भस्म। उसको बनाने की प्रक्रिया, फिर उसका उड़ जाना वगैरह वगैरह, सारी प्रोसेसिंग के कारण वो सोने से कई गुना अधिक महंगा चीज है। तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का गुण इनको कहां से मिला? पिछले जन्म का अर्जित, इस जन्म का महत्वाकांक्षा और गुरुकुल की शिक्षा। और ये काम ये भी कर लेंगे, अच्छा वो करना है तो वो भी कर लेंगे। यानी जिन कामों को बहुत बड़ा करके भारतीयों के चित्त पर है, वो काम इन युवक बालकृष्ण जी के लिए शायद कंदुक खेलने जैसा काम है। जैसे वो साथियों के साथ गेंद खेल लेते हैं, या शायद जैसे वो ब्रह्मचारियों के साथ सहजता से बात कर लेते हैं, या शायद जैसे वो छोटे युवा, वो जो छोटे युवा नहीं, छोटे बाल, कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, उनका सबका टेक्निकल नाम है, वेरी वेरी यंग, जो वहां प्रशिक्षु हैं, जो पढ़ने आए हैं संस्कृत वेद, उनके साथ भी जैसे वो खेल लेते हैं, उसी सहजता से वो इस मेगा स्केल का अल्टीमेटली मॉडर्न सेक्टर कौन सा है? कपड़ा नहीं बना रहे हैं, फार्मेसी के एरिया में है। फार्मेसी का एरिया मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया, फार्मेसी का एरिया मतलब कट थ्रोट कंपटीशन का एरिया, आयुर्वेद के स्पेशलाइजेशन का मतलब पूरा मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के विरोध का एरिया। और इन सब को सहजता से निकाल लेते हैं। और केवल पदार्था में मुझे याद है 10 पदार्था वही फूड पार्क में करीब 10,000 एम्प्लॉइज हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है उनको दोपहर का भोजन मैनेजमेंट की तरफ से है, यानी आचार्य जी की तरफ से है, स्वामी जी की तरफ से है। जिनको घर से लाना 10,000 एम्प्लॉइज को, और उनको घर छोड़ने की व्यवस्था फ्री मैनेजमेंट की तरफ से है। तो इस स्केल पर सोच पाना, अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ बांध लेना, ये कैसे सीखा भाई? बिना सीखे तो होने वाली चीजें नहीं है। फिर ये
आंदोलन के कारण, वो ब्लैक मनी वाले मामले के कारण, 6 जून 2011 वाले मामले के कारण केवल नेशनल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया गिद्ध की तरह इनके चारों तरफ है। यानी इनको इनहांस करने के लिए नहीं, इनको प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, इनको काट कर खाने के लिए। इनको मतलब किसको? इनके व्यक्तित्व को भी, इनके पर्सन को भी। 2011 में सबने मिलकर, कभी सही समय पर मैं कथा सुनाऊंगी, मैं इनसाइडर रही हूं सबकी, कभी सही समय पर इन लोगों के शरीर के साथ भी जो किया गया, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को नोच काट के नष्ट करने के लिए जो किया गया, जेल में ले जाके रखा गया, जेल में प्राण ले लेना हल्का काम है, जहर वहर खिला दिया, मार मूड़ दिया। इंटेरोगेट करके, आपके माइंड को कैप्चर करके, आपके इरादों को मार देना, आपके सपनों को मार देना, आपके उद्यम को मार देना, इसका प्रयास कौन कर रहा है? सोनिया गांधी की सरकार, भारत सरकार मैं नहीं कहूंगी। ये ब्राह्मणों को, साधुओं को और सन्यासियों को इस प्रकार प्रताड़ित करने का काम भारत में सदा राक्षसी सत्ताएं करती रही हैं। भारत की सरकार ने, ये सोनिया की सरकार ने किया, और इसके बावजूद सब कुछ सहज, निर्मल, खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ विटनेस हुई इन सबकी। फिर उसके बाद मुझे याद है कहा या बातचीत में हमने सुना कि इंसाइक्लोपीडिया का होगा ही, जो पहला खंड है उसमें आचार्य जी को किसी सहायता की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि पंकज जी से बात किया, फिर उसी वही मैं बगल में खड़ी थी कि माता आप लोग बहुत इतिहास जानते हो, इसको भी देखो भाई, कितना बड़ा आदमी, साथ में हूं मैं लेकिन कभी भूल नहीं रही हूं, पंकज जी कभी भूलने नहीं देते हैं कि ये लोग कौन है। इतनी सहजता से, माता ये काम करना, करो भाई, करवा के दो माता, आप स्वामी जी का सब करते हो। कहीं कुछ एयरसी नहीं है, एरोगेंसी नहीं है, कहीं कुछ अपने को लेकर घमंड छोड़ो, अभिमान का भी भाव नहीं है। अभिमान है तो किसका है? भारत का है, भारत माँ का है। वहां सब जगह लिखा रहता है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया नहीं लिखा हुआ है। अभिमान है तो भारतवासियों का है, अभिमान है तो आयुर्वेद की विद्या का है। अपने सामर्थ्य और अपने कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं है। दैट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग। फिर इनके ऑफिस में बार बार जाना ही होता था। एक दो बार किसी काम के लिए गई कि आचार्य जी ये हाँ हाँ माता हो गया, अब ये वाले काम पर करो। और वो कितना बड़ा फेवर था जो मुझे किसी के लिए चाहिए था। हाँ माता हो गया, कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं, मैंने कहा और उन्होंने कहा हो गया। मतलब व्यक्ति को छान लेने की, जान लेने की कैसी सहज प्रतिभा, या भेद लेने की प्रतिभा, या जान लेने की प्रतिभा। उसके बाद तुरंत इसको देखो माता, इसको देखो, इसको क्या है, वही इंसाइक्लोपीडिया का जो पहला खंड है, तो उस पर पंकज जी ने कुछ लिख के दिया था, मैं उसको लेके गई, तो उसके एक एक लाइन पर बहस कर रहे हैं कि ये वाला जो वाक्य है और वो वाला जो वाक्य है। आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि थोड़ा तो मुझे है कि भाई मैं एकेडमिशियन हूं, मैं शब्दों को, तिथियों को, उनके भावार्थ को, उसको नुएंसेस की जानकार हूं, थोड़ा है अहम। बालकिशन जी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, फार्मेसी भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, 10-20 हजार आदमी को भी देख रहे हैं, वो उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख रहे हैं। कभी उनके यहाँ रुइया मिलने आ रहा है, कभी उनके यहाँ ये
वेदांत ग्रुप वाला मिलने आ रहा है, सब आ रहे हैं, उसके साथ कह रहे हैं माता ये वाक्य का पहले वाले में पंकज जी ने ऐसा लिखा था और इस बार में ऐसा लिखा था। हु ही इज और कहां से मिला ये सब? ये सब तो स्वामी जी तो विराट हैं। स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, लेकिन बालकृष्ण जी सदा मुझे एनिग्मेटिक लगते थे, सदा। क्या है, कैसे है, क्यों है? ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये तो योगी भी नहीं है। तो इनके सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इनका सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इनका सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इनका सोर्स ऑफ मॉडर्न दुनिया को, और कैसी दुनिया? फार्मेसी की दुनिया, इंडस्ट्री की दुनिया, बैंकों की दुनिया, लेन देन की दुनिया, प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया, इन सबको हैंडल कर रहे हैं। ऊपर से बैठ के किताब भी लिख रहे हैं, किताब में शब्द और वो भी देख रहे हैं। तो ये इसको, अब मुझे नहीं पता पंकज जी को ज्यादा सही शब्द है, लेकिन जो दो चार मैं जानती हूँ जो हमारे ऑडियंस के काम का, ओज और वीर्य का मामला है, जो तप से और भगवत भक्ति से प्राप्त होता है, जो कई जन्मों के संचित संस्कार से प्राप्त होता है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज छोटा सा ही कहना है। तो मेरे मन में कई साल से चल रहा था कि आचार्य बालकृष्ण जी की जीवनी किसी को लिखनी चाहिए। तो अभी ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो मेरे मन में आया मैं क्यों ना लिखूं। तो उस दिन भोपाल में निधीश जी भी पधारे हुए थे, रविशंकर जी भी पधारे हुए थे। दोनों को ये विचार बहुत पसंद आया, और मेरे में लिखने की सामर्थ्य भी थोड़ी कम है, पढ़ना बोलना बहुत सहज है। तो मैंने इन दोनों से निवेदन किया कि क्या आप लोग ये जीवनी लिखने में मुझे सहयोग करेंगे। निधीश जी के मुख पर जो आनंद आया और रविशंकर जी ने जिस सहजता से कहा कि हाँ ये तो अवश्य करणीय काम है, तो भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्मदिन पर 50वां शुरू हो रहा है, 50वां संपन्न होगा, उसके पहले प्रिय निधीश जी, प्रिय रविशंकर जी की सहायता से हम आचार्य बालकृष्ण जी की इस मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की, जो मॉडर्न यूरो अमेरिकी एकेडमिया के सारे प्रतिमानों को ध्वस्त करता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, सहजता से खड़ा है। कहीं ये पत्ती तोड़ रहा है, कहीं वो पत्ती तोड़ रहा है, कहीं इस जड़ी को देख के खिलखिला के प्रसन्न हो रहा है, कहीं उस गाय की पीठ पर हाथ फेर रहा है जिसके मूत्र में ये है, दूध में ये है, सींग में ये है। ऐसे इस विराट सामर्थ्य के धनी बालकृष्ण जी की जीवनी लिखने की इच्छा है। ईश्वर से प्रार्थना है पूरा करें। नमस्कार। पुनः एक बार भगवान से प्रार्थना, आप शतायु हों, आप सिद्ध हों, आप भारत माता के सुयोग्य संतान सिद्ध हों। नमस्कार। पीवी जी, जितनी सहजता के साथ में आपने ये सब बातें कही है, आपने कहा इनसाइडर होने के कारण से मुझे ये सब पता है, और अपने अपनी इस लेखनी में, अपनी इस पुस्तक में जो आचार्य बालकृष्ण जी के जीवन पर लिखी जानी है, उसमें रविशंकर जी के साथ में मुझे भी जो स्थान दिया है, आपका बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये ऐसी चीजों में साथ में आना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, और बड़ी बात उस व्यक्ति के लिए लिखने की बात जिसने खुद अब तक 100 किताबें लिख दी हो, जिसकी साइंस ऑफ आयुर्वेद कितनी भाषाओं में चल चुकी हो, जिसने अब तक जितनी अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है उनको एडिट किया हो, जिनके बारे में कितनी सारी बातें कंट्रोवर्सी के साथ में लिखी जाती हैं। जब हम कहते हैं कि भारत पर लोगों ने आक्रमण किया, समृद्धि थी इसलिए लुटेरे आते थे, और वही समृद्धि आचार्य बालकृष्ण में, स्वामी रामदेव में दिखाई देती है, इसलिए लोग आते हैं उनकी टांग खींचने के लिए, उनका चीरहरण करने के लिए, उनके चरित्र पर बात करने के लिए। लेकिन वो लोग अडिग हैं, निरंतर बने हुए हैं, और निरंतर बने रहने के साथ साथ में उनके जीवन की बातें लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये जो एक माध्यम आपने चुना है, बहुत साधुवाद है आपको।
और उस माध्यम में हम भी अकिंचन माध्यम बन रहे हैं। इसके लिए भी इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है कि दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि वीडियो में आपको कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण से कुछ हलचल देखने को मिली हो, लेकिन जो बातें आपको सुनाई दी हैं वो बातें सुनने में अपने आप में जितना असर देती हैं वो असर काफी है। आप लोगों की जिंदगी में उस प्रेरणा पुरुष का जो चित्र है वो छप जाए उसके लिए। चलिए मैं एक बार फिर से आचार्य बालकृष्ण जी को जीवन के 50वें वर्ष में पधारने के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां जम्बू टॉक्स की तरफ से। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपना प्रेम हमें प्रेषित करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।